बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल पर नज़र डालें तो हमें बहुत डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं जो कि खुश आइंद भी हैं। अगर आज ही की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जितनी इकॉनमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उस पर फोकस भी कर रहे हैं और उसको तरजीही बुनियादों पर उस पर इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। पंजाब के हवाले से बात करें तो नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें आज नज़र आई। आज ही हमें मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कि पंजाब की CM है उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को एज अ CM पंजाब उनकी जितने भी कारकर्दगी है उसको अप्रिशिएट किया। और यकीनन हमें वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि जिस एनर्जी के साथ और जितनी अलर्ट होके मरियम नवाज साहिबा जो है वो काम कर रही हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की आज। उन्होंने अपने दौर को और आज के दौर को कंपैरिजन भी किया। उन्होंने मईशत के हवाले से भी बात की कि जब वो हुकूमत में थे तो डॉलर नीचे था और बिजली के जो बिल थे वो बहुत कम आते थे। मुआशी लिहाज से हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे, 24वां हमारा नंबर था, हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। लेकिन एक साजिश के तहत उनको निकाल दिया गया। आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि मुझे क्यों निकाला गया, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आज महंगाई की जिम्मेदार वही लोग हैं जो जेल से बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। और उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है पंजाब के अवाम को जो कि CM साहिबा के एफर्ट के बिहाफ पे हमें नज़र आया। उन्होंने कहा कि जो गरीब तबका है जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, यूज़र हैं जो सार्फिन हैं, उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। और ये रिलीफ जो है उनको अगस्त और सितंबर की मद में दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल में लाया जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क के हालात जिसने ख़राब किए हैं यकीनन उनका मुहासबा होना चाहिए। हमने इसका आगाज़ देखा, फ़ौज का एहतसाबी शिकंजा सख्त होता जा रहा है। जैसे कि साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ। उसके बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड आला फ़ौजी अफसरान थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये गिरफ्तारी मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए और सियासी गठजोड़ के अलावा फ़ौजी नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ इक़दामात पर की गई है। नाज़रीन, याद होगा पिछले साल ही मई में जब DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे कह दिया था कि माजी के निस्बत जो है इस वक्त फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। फ़ौज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसको उसका काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। और ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र आई है जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, यानी फ़ौज ने अपना मुहासबा खुद किया है। अब देखेंगे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये क्या सिर्फ इसी इदारे तक महदूद रहती है या दीगर इदारों तक भी आएगी, और क्या सिविलियंस का भी मुहासबा होगा। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। दूसरा जो हम अहम डिस्कस करेंगे आज वो ये करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे इदारे हैं, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, खुशहाल हो, मुल्क की सालमियत मुस्तहकम हो। इन तमाम चीज़ों के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ख़ास तौर पे IT एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी एम्बिशियस है और इसका हदफ आगे भी लेकर जाना चाहते हैं। साथ साथ हमें साइबर सिक्योरिटी जैसे एक चीज़ का सामना है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या इकदाम कर रही है हुकूमत, इस पर भी बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हम्माद हसन साहब, कॉलम ने तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ तजियाकार मौजूद है शफकत अली साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, दिफाई तजियाकार। जस्टिस शाइक उस्मानी लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। हम्माद साहब, हम जब भी अपने वतन को देखते हैं और जो जमहूरी निज़ाम को देखते हैं तो हमें कुछ अच्छी ख़बरें या अच्छा कुछ देखने को नहीं मिलता, और इस पर हम बहुत बारहा डिबेट भी कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कि इसकी वजूहात क्या रही? देखिए, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि जमहूरी दौर में हमें अच्छी ख़बरें नहीं मिलती। जमहूरी दौर में हमेशा अच्छी ख़बरें मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में थे तो पाकिस्तान ने एटमी प्लांट की बुनियाद रखी। बहुत सारे स्टील मिल, एक बहुत बड़ा मंसूबा रूस के साथ मिलकर आया। बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में थी तो बहुत से आईनी तरमीम जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ाए गए। नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान ने एक मुबालिग़ा आमेज़ तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया। बिजली के कारखाने लगे, मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया, सीपेक दुनिया का सबसे बड़ा $50 अरब
का मुआहिदा हुआ, तो जमहूरी दौर की नेमतें तो हमने हमेशा समेटी हैं। बदकिस्मती से जमहूरियत को तसलसल के साथ चलने नहीं दिया गया। शायद मैं उसके यही कुछ सवाल आपसे करना चाह रही थी। जी, उसके कुछ वजूहात थे, लेकिन सबसे खुशाइन बात जो है, जो गुज़श्ता चंद घंटों में यानी 50-100 घंटों में हम देख रहे हैं, तो सबसे खुशाइन बात यह है कि जिस इदारे को इन बुनियादों पर माजी में टारगेट किया जा रहा था, तो उनका रवैया इंतहाई ज़िम्मेदाराना, इंतहाई मबनी बर इंसाफ और इंतहाई खुशाइंद है कि जो डेवलपमेंट हो रही है या हुई है गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान, तो उनकी साख बरकरार भी हो रही है। उनके बारे में एक बहुत मुस्बित पैगाम कौम को जा रहा है, और वो कौम की तरफ से यकीनन बल्कि उनकी मकबूलियत में उसी तरह का एक इजाफा हो रहा है जिस तरह 1965 के जंग के बाद हुआ था। तो ज़ाहिर है कि इदारे इसी तरह के लोगों के हाथ में हो, इदारे संजीदगी का मुजाहरा करें, इदारे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, अपने अंदरूनी एहतसाब को बेहतर बनाएं, तो फिर ज़ाहिर है कि कौम यही रद्द अमल देगी जो दे रही है। तो जमहूरियत और इदारों जब ये इसी ट्रैक पर चलेंगे, इसी समत में चलेंगे, तो जाहिर है कि फिर कौम भी उसी तरह का मुस्बित रद्द अमल देगी, फिर मुल्क को भी बेहतरी की जानिब गामजन होना पड़ेगा, फिर बेहतरी भी आएगी, फिर मुल्क तरक्की भी करेगा। बिल्कुल सही बात की, और जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। मेरा मेन सवाल वही था। शफकत साहब, हम इस तरह जब अपने थोड़ा सा कुछ अर्से पहले ही जाएं, अगर हम 4-5 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक जमात ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो है वो एक तरह से जो पावर्स में आने के लिए जो सहारे लिए, उनको सहारों को इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह अवाम में तफरुकात, नफाक डालने की कोशिश की गई। मैं अपने इदारों की बात कर रही हूँ, अपने फौजी इदारों की बात कर रही हूँ। ये चीज़ एक वो कॉलोनियल माइंडसेट हमें नज़र आया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अवाम तो अपनी अफवाज के साथ जिस तरह पहले मोहब्बत करती थी, अब भी मोहब्बत करती है, लेकिन ये वाला जो माइंडसेट है, कल्ट माइंडसेट, इसको ख़त्म होना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, डिवाइड एंड रूल जो एक कुलिया था, एक फार्मूला था, वो तो आज से 200 साल 100 साल पहले ख़त्म हो चुका था। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अंदाज़ा है कि हमने किस तरफ आगे जाना है। मुख्तलिफ इदारों को एक दूसरे के साथ लड़ाने की एक साजिश की गई जो कि कामयाब नहीं हुई। और आज देखें कि आज जैसे कि वो आपने खुद बताया कि वो करप्शन या किसी वायलेशन के ऊपर लोगों को खुद ही पकड़ा जा रहा है, खुद इदारे अपनी खुद एहतसाबी में जा रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हम लोग एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच वाला कल्चर, जैसे आजकल बहुत शोर उठ रहा है कि जी इंटरनेट के ऊपर हमने पाबंदियाँ लगा, जब आप इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलोच करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, लोगों की इज्जतें उछालेंगे, तो वो फिर तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कोई नई बात तो है नहीं, पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है। आप यूएस को ले लें, यूरोपियन यूनियन को ले लें, यूके में ले लें। अभी चंद दिन पहले यूके में एक चीज़ को सोशल मीडिया पे किया गया कि पुलिस वाले जो है वो मार रहे हैं किसी बंदे को। उससे पहले असल कहानी कुछ और 10 दिनों के बाद निकल आई। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये पूरी दुनिया में, चाइना कितनी तरक्की कर गया है और उस पर हमने ये कर दिया जी कि वो उधर अगर आप जाएँ तो उधर तो इससे कहीं ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। तो सिर्फ हमने ट्विटर के ऊपर गाली गलोच तो नहीं करना, लोगों को डिवाइड नहीं करना, इस काम को ख़त्म होना चाहिए और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना तो यही है कि हम एक दूसरे के ऊपर उछालते रहें और वो काम चलाते रहें जिस तरह से हम 50-60 साल से कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे आगे जाना होगा। ठीक है वकार साहब, आपसे सवाल ले लेती हूँ, फिर शाइक साहब के पास आऊँगी। अगर हम फ़ौज की बात करें तो फ़ौज का अपना एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। वो सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर इस तरह की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाता, बल्कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। ये एहतसाबी का अमल कितना खुशाइन नज़र आ रहा है इस वक्त? ये तो आई थिंक इस कॉन्टिन्यूटी जो पहले पॉलिसी थी, फौज ने हमेशा अकाउंटेबिलिटी की है, लेकिन इस बार आई थिंक उसकी जो नेचर है, चूंकि जो फैज अमीर साहब थे वो आईएसआई के चीफ भी रहे, एक सेंसिटिव ओहदे पे रहे और बहुत बड़ा रैंक था 3 स्टार। तो विदाउट प्रूफ आई थिंक फौज कभी भी ऐसा ना करती। तो एक तो उनका कंडक्ट है रिटायरमेंट से पहले, जिसमें आप कह लें कि इंटरफेरेंस है एक हाउसिंग सोसाइटी में, तो बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ करप्शन है।
वो भी किसी किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं। दूसरा उनका पोस्ट रिटायरमेंट कंडक्ट है विच इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, जो चार्जेस हैं, और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल लेट्स से स्टांस लेना, बिकॉज 2 साल तक तो आप वैसे भी रिटायरमेंट हुआ, चाहे आप कैप्टन मेजर हो या इवन सोल्जर हो, आप नहीं हिस्सा ले सकते। एक तो उसकी वायलेशन है। फिर आई थिंक कुछ सीरियस चीजें जो ऐसा ऐसा चीजें बाहर आ रही हैं कि आप अपने ही इदारे को अंडरमाइन करके जो भी आपका एजेंडा था वो चलाना चाहते थे, उसके लिए या तो उस पार्टी ने आपको यूज किया या आप उस पार्टी को यूज कर रहे थे। तो वो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी सीरियस। और उसमें फिर एक नेटवर्क था जो भी नजर आ रहा है। आपने पिछले दिनों जो सुना कुछ और अरेस्ट हुए रिटायर्ड ऑफिसर, और उसमें हो सकता है कुछ और इदारों के लोग भी हों, और उसमें जैसा भी अडयाला जेल के कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली एक बगावत की तरफ ले जा रहे थे मुल्क को, जो आई थिंक कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उस पे आर्मी इज कम वेरी हार्ड, और आर्मी ने अपना एक बार भी मेरे ख्याल अगर देखा जाए करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे एक बहुत हाई बार भी सेट कर दिया, बिकॉज अभी एक प्रेसिडेंस बन जाएगा कि आइंदा के लिए कोई इंशाल्लाह इस तरह की हरकत भी नहीं करेगा, और डेफिनेटली उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अदरवाइज ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और उसमें आई थिंक फौज के अंदर जो तत्हीर का अमल है जो हमेशा कंटिन्यू रहता है, उसकी एक नई जेल सामने आई है। और दूसरा ये है कि फौज का एक बेसिक डिसिप्लिन है, अदरवाइज फिर फौज नहीं चल सकती। अगर दो शख्स भी लेट्स से कंस्पायर करते हैं तो म्यूटनी में आता है। अगर दो फौजी हों, चाहे सोल्जर्स हो ऑफिसर, यहाँ पे तो एक ग्रुप ऑफ लेट्स से पीपल नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा खुश आइंद है, और ये एक नई बार सेट होगी डिसिप्लिन की भी, अकाउंटेबिलिटी की, और अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है। तो शाइक साहब, आपकी लीगल एक्सपर्टी क्या कहती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है साबिक आईएसआई चीफ को जो है उनके खिलाफ इंतहाई संगीन नोयत का इल्ज़ाम था, और यकीनन वो जो उसमें हाउसिंग सोसाइटी के अलावा, लेकिन दूसरा जो इल्ज़ाम रहा है वो फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इकदाम पर है। आप क्या समझते हैं, क्या मतलब एक केस हमें जो करप्शन के हवाले से है, क्या वो सिविलियन केस है, और जो फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की गई है वो फौजी कार्रवाई होगी? ज़रा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक कि करप्शन का केस है वो तो एक ओपन एंड शट केस है, ठीक है। वो एविडेंस पे डिपेंड करता है। उसकी जब शहादत आएगी तो पता चलेगा कि कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक गलत है। टॉप सिटी वाला जो केस है जी। वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक कि जो इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिसकी बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर हमारे मुल्क में आमतौर से जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं वो सब डिपेंड करती हैं DGISI की सपोर्ट के ऊपर। क्योंकि DGISI जो है, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं, लेकिन DGISI जो है वो देखने को तो फौजी आदमी होता है, लेकिन वो टेक्निकली जवाबदेह होता है प्राइम मिनिस्टर को, और सारा काम प्राइम मिनिस्टर के लिए वो करता है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को दूसरी चीज़ें, इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करता है, सब चीज़ें करता है। और अगर उसके ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करता है और दूसरे लोगों को के ख़िलाफ़ काम करता है। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमीद गुल के ज़माने से लेकर के आज तक आप देखते रहें यही होता रहा है। तो अब जो यहाँ पर जो हुआ था, आप देखती हैं कि जब PTI पावर में आई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया, तो उस ज़माने में फ़ौज का काफ़ी किरदार था उसमें। और जब वो बाद में PTI हुकूमत बन गई तो उसके बाद फिर एक अच्छी रिलेशनशिप PTI में और फ़ौज में शुरू हो गई, और ख़ास तौर से DGISI की तरफ से जो कि जनरल फैज़ साहब थे, तो उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप थी उनकी, और वो चल रही थी। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई। क्योंकि होता ये है कि हालांकि DGISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करता है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो आर्मी करती है। वो इस वजह से करती है क्योंकि आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उसके बाद फिर जब उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को DGISI बनाया, शम्स कल उनको बनाया, और उसकी वजह सारा कंट्रोल उनका उसके साथ था। तो वो उसके बाद आर्मी को ये एहसास हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, और जो अपॉइंटमेंट है वो उनके हाथ में होनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने ये पक्का मामला कर दिया कि अपॉइंटमेंट जो होती है वो आर्मी के हाथ में होती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि जब तक कि वो थे वहाँ पर तो अपनी जगह पर तो वो काफ़ी मदद करते रहे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में। लेकिन जब वो वहाँ से जब उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई
और ख़ास तौर से इस वजह से कि DGSI को चेंज करना पड़ा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो लगता ये है कि सुना ये है, मालूम नहीं कि इतना सही है कि गलत है, कि DGSI जो ज़माने में थे फैज़ साहब, उन्होंने जो उस ज़माने की हुकूमत थी उसके साथ इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन कर ली कि ये हुआ कि शायद वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो अब तो ये इन्होंने कार्रवाई शुरू की है। अब उसमें क्या ये चीज़ सामने आएगी कि नहीं आएगी, ये तो देखने की बात है। लेकिन अगर ये चीज़ सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि यकीनन उस ज़माने में क्या हुआ, और इसका इसका कोई अज़ाला करना पड़ेगा, क्योंकि DGSI को यकीनन किसी तौर पे भी हुकूमत के साथ इस तरीके से मिल कर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ़ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो अब ये जब शुरू हो जाएगी कार्रवाई, अभी शुरू हो रही है, और आर्मी में तो आपको मालूम है कि कोर्ट मार्शल जो है, वो जो होता है वो ज़रा-ज़रा सी बातों पे कोर्ट मार्शल हो जाता है। डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स पे भी कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो यहाँ पर फैज़ साहब को क्यों कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। ये अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ना पता चला। जब ये चार्ज फ्रेम होगा, पता चलेगा, तो फिर मालूम होगा कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, किस वजह से ये कार्रवाई शुरू की गई है, और किस वजह से और लोगों को अरेस्ट किया जा ठीक रहा है है। अमाद साहब, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आगे पता चलेंगी। अभी तो जिस तरह गिरफ्तारियां आ रही हैं, बड़ी आई ओपनिंग सिचुएशन सामने नजर आएगी, किसकी साजिश थी, किसने अमली जामा पहनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सियासत पर असरात यकीनन मुरतब होंगे। यानी जब हम हाइब्रिड रिजीम की तरफ मुड़कर देखते हैं तो बदकिस्मती से खा वो अदालती मंतिके थे, वो अस्करी मंतिके थे, तो वहाँ से बदकिस्मती से कुछ अच्छी खबरें नहीं आई थी सियासत के लिए, जमहूरी बालादस्ती के लिए, पार्लिमान और आईन व कानून की बालादस्ती के हवाले से। यानी एक पार्लियामेंट को भी एक रिटायर्ड अफसर चलाते रहे, फिर और चीज़ों पे, लेकिन मौजूदा मंजरनामा उससे बिल्कुल तब्दील शुदा नज़र आ रहा है। वो वहाँ पे उन जिन लोगों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था या अपने आईन व कानून की जो उनका दायरा था उससे निकल गए थे, तो उनका एहतसाब तो होने लगा है। और गुज़श्ता 2-4 दिनों में हमारे सामने बहुत से हक़ाइक़ आ गए हैं और आएंगे। लेकिन अब जो ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, इसमें अब कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट होने लगा है कि जो भी जिस भी मनसब पर हो उसे आईन व कानून के तहत रहना पड़ेगा, उस अम्ब्रेला के अंदर रहना पड़ेगा। उसके इख्तियारात एक महदूद दायरे में होंगे और वो उस इख्तियारात से तजावज़ नहीं करेगा तो खा वो सर्विस में हो, खा वो रिटायर्ड हो, वो कहीं भी हो, तो फिर उसका एहतसाब किया जाएगा और उसे एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा। ये तो एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट होने लगा है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखे, कौम अपने इदारों के ख़िलाफ़ कभी नहीं होती। 9 मई का वाक़या हुआ तो कौम की तरफ से एक शदीद रिएक्शन आया था, बहुत सख्त रिएक्शन मौजूद था, और लोग इदारे के साथ खड़े थे, किसी और के साथ नहीं खड़े थे। फिर बीच में 2 साल गुजर गए तो एक ज़ाहिर है कि एक नेचुरल बात थी कि लोग एक मायूसी का या नाउमीदी का शिकार होने लगे थे। अब जो कुछ सामने आया है तो लोगों में फिर से एक जान आई है, लोगों की फिर से उम्मीद जाग उठी है, लोगों की फिर से वो रूमान और वो मोहब्बत जाग उठी है इदारे के लिए। तो जब तक इदारे, पार्लिमान, आईन व कानून, अदालतें ये अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रहेंगे, अपने अपने इख्तियारात के अंदर रहेंगे और अपने अपने कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे, तो ज़ाहिर है कि लोगों फिर कौम की तरफ से मोहब्बत में कोई कमी देखने में नहीं आती। गुज़श्ता अदवार में अगर ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ कि इदारों की भी कमज़ोरी थी, कुछ अफराद की, इदारों की नहीं, बाज़ अफराद ऐसे आए थे जिनकी वजह से इदारों की तरफ उंगलियां उठने लगी। लेकिन जाहिर है कि जो ईमानदार और साहिब किरदार लोग सामने आए तो फिर से वही मोहब्बत जाग उठती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात की शफकत साहब। 9 मई का वाक़या यकीनन
कहा जाए कि मुमलिकत खुदादाद नज़ा की कैफियत में आ गया था, मतलब वो बुलाए नहीं जाते वो मनाजिर। और यकीनन जिस तरह हमारे शोधा को एक तरह से शोधा के लवाकीन को अजियत पहुंचाई, पूरा मुल्क एक अजियत में आ गया था। और इसको बारहा फ़ौज भी इंडोज कर रही है कि जी 9 मई के जो किरदार हैं उनको कटहरे में लेकर आया जाएगा। गिरफ्तारियां भी हुई, फिर उनको छोड़ भी दिया गया। अब ये जो एहतसाब का अमल है इसने तो एक मैसेज कन्वे कर दिया है। आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि जो वाकई, क्योंकि देखिए 9 मई के वाक़यात में जो किरदार थे वो फुटेजेस सामने हैं, वो बार बार चलाई भी जा रही हैं। वो जो पीटीआई के रहनुमा थे जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि फला जगह पे पहुंचो, फला जगह पे पहुंचो, सब चीज़ सामने है, मगर उनको अरेस्ट करके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये कितना तकलीफ दे अमल है? देखिए जी, 9th ऑफ मई का जो हमारा वाक़या हुआ वो हमारी हिस्ट्री में मेरे ख्याल से फाल ऑफ ढाका के बाद एक जी बहुत बिल्कुल। बड़ा वो सानिया था, जिस पे सारी कौम शर्मिंदा हुई और चंद लोगों ने वो किसी एक इदारा नहीं है, आर्मी एक इदारा नहीं है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। आर्मी को आप पाकिस्तान से इलादा नहीं कर सकते। और फिर आप जनाब उधर जाके हमारे शहीदों की जो वो यादगारें हैं उनके साथ वो उन्हें तोड़ फोड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं जी हम उसमें शामिल ही नहीं थे। आपकी जैसे आपने कहा कि वो उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं, लोग वो नारेबाजी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी उसमें इन्वॉल्व है, हम किसी एक बंदे को इंडिकेट नहीं करते, जो भी बंदा उसमें इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में बिल्कुल कोई इंसाफ का बोलबाला है। कोई ये नहीं कि आप जब उठें जो आपका जी चाहे जिसके खिलाफ उठें और शुरू हो जाएं। वी नीड अ पावरफुल आर्मी, वी नीड अ पावरफुल आर्मी चीफ एज वेल एज अ पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। जब तक ये सारे लोग पावरफुल नहीं होंगे, जैसे इन्होंने हमारे दोस्त ने कहा कि चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस ही शुड आल्सो बी अ वेरी पावरफुल पर्सन। बिल्कुल। जब ये सारे लोग पावरफुल होंगे, कानून का नफाज होगा, लोगों को पता होगा कि इंसाफ होगा, और अगर मैं कोई गलत करूंगा तो उसका मुझे जवाबदेह भी होना पड़ेगा, तो लोग मेरे ख्याल से सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है वकार साहब, अब सवाल यहाँ यही उठाया जा रहा है कि जो जनरल फैज़ थे उन्होंने 2022 में रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कुछ उनकी ऐसी सरगर्मियाँ थीं जिसकी वजह से आज वो गिरफ्तार हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और उन पे इल्ज़ाम साबित हुए कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है? जी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में डिस्कस भी किया है कि एक तो प्री रिटायरमेंट जो टॉप सिटी का केस है, और दूसरा जो पोस्ट रिटायरमेंट है उसमें स्पेशली जो भी ऑफिसर्स गिरफ्तार हैं उनका आई थिंक पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जिक्र है। और बड़ी क्लियर है, लाइक पाकिस्तान आर्मी एक्ट और रूल्स है, ये आई थिंक एक लेफ्टिनेंट को भी पता होता है, एक जवान को भी, कि आप रिटायरमेंट के 2 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। तो एक तो उसकी वायलेशन है, फिर उसके अंदर आई एम श्योर बहुत ज्यादा सीरियस चीजें हैं। अभी इसमें स्पेकुलेशन है जो मीडिया पे आई है, प्रॉब्ली इसका रिलेशनशिप था विद खुदा ना खास्ता क्रिएटिंग म्यूटनी इन दी आर्मी। इसके अंदर एक नेटवर्क था जो परसेप्शन भी खराब कर रहा था। तो उसमें अभी जून आई थिंक ट्रायल होगा, ये जो अनर्थ हो रहा है नेटवर्क, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी प्री मेच्योर है, लेकिन आई एम श्योर उनको डिफेंस का भी मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कसूरवार है, और एक अच्छा अफसर जो होता है अगर स्ट्रेस में भी हो और अंडर अरेस्ट हो, तो बेस्ट ऑप्शन फिर ये होती है अगर आपने किया तो एक्नॉलेज कर लें, कम से कम इतना कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, अब ज़रा सर आपकी चूंकि वही बात आ जाती है, आईनी तौर पर आप बेहतर इसको बता सकते हैं कि जो साबिक फौजी एहलकार होता है जो बगावत पर उकसाता है, या जो ऑफिशियल एक्ट 1923 की दफात है वो क्या है, और कोर्ट मार्शल में क्या ये दफात शामिल होती हैं? जी देखिए, आर्मी एक्ट के जितनी प्रोविजंस हैं, अगर उनकी कोई वायलेशन होती है तो उस पे जो फौजी आदमी होता है उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है, शुरू हो सकता है। और बाद में अमेंडमेंट के बाद जो रिटायर हो जाते हैं लोग, उनको भी 6 महीने या 2 साल जो भी टाइम कर, उनको बुला करके उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है। उसके अलावा अगर ये ना भी हो तो जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो किसी वक्त भी रिकॉल हो सकते हैं फौज में वापस। तो रिकॉल करके उनको दोबारा फौजी बना के उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है। क्योंकि कोई फौज, दुनिया की कोई फौज ये नहीं चाहती कि उसके फौजी जो हैं, जो रिटायर होने के बाद उनको पता चले कि वो ऐसी कार्रवाई में
शामिल थे जो कि मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ थी किसी सूरत में, थोड़ी सी या ज़्यादा भी। ये किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका काम है कि ऑर्डर को obey करना और मुल्क के लिए काम करना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है, किस वजह से हुई है इसका हमें मालूम नहीं, तो ज़रूरी है कि उसका यकीनन ट्रायल होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी सर चीज़ की है। यकीनन कोर्ट मार्शल हुआ तो इसका मतलब इल्ज़ाम तो साबित हो गए ना। अब बस जरा ये शॉर्टली बता दीजिएगा कि कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि जनरल फैज़ जो है बिल वास्ता या बिला वास्ता 9 मई के साजिश के पीछे उनका कुछ है, ये मुबैना तौर पे बात है, तो क्या फिर उन पे आर्टिकल 6 लागू हो सकता है? ये अभी तक तो ये चार्ज फ्रेम नहीं हुआ ना उनके ठीक खिलाफ है, कोई, ठीक, तो इस बात से कहना कबल अज़ वक्त है। ओके, लेकिन अगर फर्ज किया ये साबित हो जाता है ठीक है, तो यकीनन फिर उनको कोर्ट मार्शल में उसके मुतालिक ये चार्ज फ्रेम होगा और उसके मुतालिक ट्रायल होगा, उसके बाद फैसला होगा। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम्माद साहब, अब ज़रा हम इसके इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि ये जिस तरह से अडियाला जेल से स्टेटमेंट आ रही हैं कि जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है वो इदारे का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जनरल फैज़ कीमती असासा भी थे। ये पीटीआई के बानी की तरफ से स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाह रहे हैं? भाई ये अजीब बात है कि एक तरफ उसको असासा कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यही इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के लिए लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर नहीं रवाना हुए थे, इदारों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे थे, संजीदा और दयानतदार अफसरों पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी हमायत नहीं कर रहे थे, फैज़ हमीद की पुष्पनाही नहीं कर रहे थे मुसलसल। जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तो क्या वो इमरान खान से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी आरिफ अलवी के साथ मिलकर इधर F10 में एक वफाकी वज़ीर के घर? तो आप हज़ार बार कहें कि ये यकीनन ये इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारा तो अपना एहतसाब कर रहा है, वो तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उन पर उनसे तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं है। पूरे मुल्क में चतराल से लेकर कराची तक एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो इसके खिलाफ बात करेगा। वो उन्हें तो कॉन्फिडेंस है, वो तो इसकी तायीद कर रहे हैं कि इदारा बहुत अच्छी समत में जा रहा है। लेकिन आप बताएं कि आप इस फैज़ हमीद के लिए इस हद तक क्यों जा रहे थे? जो वो कह रहा था वो आप कर रहे थे, पीटीआई को वो चला रहे थे। फिर 9 मई क्यों हुआ? फिर 9 मई में हमारे फ़ौज के दफातर पर, नेशनल इंस्टॉलेशंस पर कहाँ पे हमले नहीं हुए? कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया गया, फैसलाबाद में ISI दफ्तर नहीं जलाया गया। तो आप बताएं कि इसकी प्लानिंग किसने की थी, इसके स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे, और ये किसने ये मंसूबा बनाया था? ये क्या आपकी तरफ से हो रहा था? जाहिर है आप पार्टी के चीफ थे। अगर आपकी तरफ से हो रहा था तो आप मुजरिम है। अगर आपकी तरफ से नहीं हो रहा था, किसी और ने कहा था, तो फिर आप उसका नाम खुलकर ले कि ये कर रहा था। क्योंकि कौमी बयानिया तो यही है कि मुजरिमों को पकड़े और सजा दे। ठीक है, तो शफकत साहब अब बात वही है कि चले फौज ने तो अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर से शुरू कर दी, और DG ISI चीफ एक बड़ा आला अफसर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन जो बानी PTI है वो नाम लेके, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके, DGC ISI जनरल फैसल का नाम लेके, DG ISI नदीम अंजुम साहब का नाम लेकर जो है वो आवाम को उकसा रहे थे, तो उनके ऊपर क्या उनको सज़ा होनी चाहिए? वो तो सज़ा के मुताबिक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये इन्होंने बातें की थी, अब तो वो खैर वो यू टर्न उन्होंने ले लिया है कि नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सारी बातें की हुई हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड है, स्क्रीन पे भी आप दिखा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपी हुई हैं। तो जब तक आप लोग किसी अगर आप इतने थे, आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ थे, आप समझते थे कि ये लोग बहुत बुरे हैं, तो फिर आप खड़े हों ना, आप अपनी बात पे खड़े हों और आप कहें कि जी वाकई ये मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ। अब वो कहते हैं मैं इसके साथ ही नहीं था। कल को वो कह रहे थे कि इन्होंने हमें हुकूमत में लाया, सारी चीज़ें, ये PTI के 10 लोग ये बातें करते थे कि हम इनके साथ हैं और एक पेज पे हैं और फलां फलां। तो अब क्यों एक पेज पे नहीं है? तो एक पेज पे इकट्ठे हूँ, हमें बताएं कि हमें मतलब आपका असल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? असल पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं। दूसरी बात रही कि आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना या किसी के, ये कहीं भी कोई मुल्क भी अलाउ नहीं करेगा कि आप, क्योंकि देखें हमारे मुल्क में चंद हीरोज़ होते हैं, जैसे कि
कोई प्लेयर भी अभी हमारे नौजवान ने जी जीता है वो, जी, अरशद तो नदीम। अरशद नदीम ने, जी तो ये जो है चंद उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो फौजी, तो हर नौजवान से बिल्कुल। लेके आर्मी चीफ तक हीरो होता है, वो सीने पे जाके गोलियां रोजाना खाते, शहादतें हम सुन रहे हैं, हमारे अफसरान की शहादतें, वो फौजी टैंकों अफसरान के की, नीचे जाते हैं हमारे एहलकारों की लिए, उनकी शहादतें वजह सुन से रहे हम हैं। रात को सुकून की नींद सोते हैं। तो हमें उनका, हमें ख़ास तौर पे एज ए हीरो ही हमें उन्हें ख्याल भी उनका रखना चाहिए। और इस तरह ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ जैसे बात कर रहे हैं ऐसे आर्मी के खिलाफ भी बात करना शुरू कर दें, या जस्टिस जजेस के खिलाफ इस तरह बात करना शुरू कर दें, तो ये तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, और यकीनन कौम सलामती और मुल्की बका के लिए जो है जो इकदाम ले रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। ज़ीरो टॉलरेंस नज़र आ रही है, चाहे वो करप्शन हो या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नज़्म ज़ब्त के मामलात हों। और उम्मीद यही की जाती है कि और भी जितने इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम करें और मुल्क को खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन करें। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक जो कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की से मुंसलिक है वो है IT का शोबा, लेकिन साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आएं सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़े जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदीद नाज़रीन। और जिस तरह की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो मुआशी बहाली के लिए जितनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं वो हमें उसका जो है रिज़ल्ट, उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। IT सेक्टर को लेके जो तरजीह बुनियादों पर इकदाम लिए जा रहे हैं उसी की बुनियाद पर जो है अब तक 3.2 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हो चुकी है। और हुकूमत जो है ये चाह रही है कि इसका हदफ जो है अगले साल तक जो है बढ़ा दिया जाए। और बड़ी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई है, IT सेक्टर में ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ जो हमें एक और चैलेंज नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है साइबर सिक्योरिटी का। और आज के डिजिटल दुनिया में हम किस तरह इससे महफूज रह सकते हैं, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर डॉक्टर शुएब अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, यकीनन हम IT सेक्टर की जब भी बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। लेकिन जिस तरह पिछली हुकूमत और फिर अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IT सेक्टर को तरजीही बुनियाद पर शामिल करके इकदाम ले रही है, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी, IT जो है उसके ऊपर फोकस है काफ़ी ज़्यादा, और मेरा ख़्याल है कि IT ही शायद एक वाहिद इस तरह का एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान अगर फोकस करे तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें एक लीनियर ग्रोथ हो रही है और उस लीनियर ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चेंज कर सकते हैं। अब हम ईयर टू ईयर हमारी मसलन 3 पॉइंट, जिस तरह आपने कहा, $3.2 बिलियन लास्ट ईयर किया था, तो अगले साल का अगर हम टारगेट रखते हैं 5.5 बिलियन डॉलर, तो ये अचीवेबल टारगेट है, प्रोवाइडेड के जिस तरह की इंटरवेंशन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट की जा रही हैं और प्रॉमिस भी की जा रही हैं वो एग्जीक्यूट हों, ताकि हम इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। तो सर, ये इंटरनेशनल इंटरनेट की जो डेवलपमेंट इंडेक्स है और अगर हम गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त क्या नज़र आ रही है? इस इंडेक्स को हम दो तरह से देखते हैं। एक देखते हैं कि वेयर वी स्टैंड, और दूसरा से हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक तो हम लोएस्ट लेवल पे स्टैंड करते हैं और हम बहुत स्लो हैं।
और उसमें दो चीजें हैं जो बहुत अहम जिनका किरदार है। एक है फाइबराइजेशन, कि आपने फाइबर को गांवों तक लेके जाना है, और दूसरा जो है उसमें हमने ये जो आपकी 5G 4G स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन, इनको बढ़ाना है। और ताकि हम जो बहुत सारी चीजें आईटी से रिलेटेड हैं, जिसमें सिटीजन सर्विसेज हैं, जिसमें हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन है, तो उनका बेनिफिट हम उसको आउटरीच लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी लो एंड वेरी स्लो। लेकिन सर एक और भी तो चैलेंज है ना इस वक्त, जिस तरह हम डिजिटल टेररिज्म को देख रहे हैं, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हमें सामने नजर आ रहे हैं, तो यकीनन वो भी हमारी प्रायोरिटी बेसिस पर है। तो किस तरह मतलब डिजिटल तब्दीली के लिए पाकिस्तान किस तरह इसको हैंडल करे? हाँ जी, ये देखिए एक चैलेंज है। लोग कहते हैं डिजिटाइज और डाई, कि अगर हम डिजिटाइज नहीं करेंगे तो आज के दौर से हम पेस होके नहीं चलेंगे, तो जाहिर है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। तो हमें डिजिटाइजेशन तो करनी है, और वो बहुत अरसे से एक प्रॉमिस है डिजिटल पाकिस्तान का, जो कि अभी तक जो है ना वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। और उसमें जाहिर है कि जब वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग एवरीबॉडी, आप हर घर को, हर स्कूल को, हर अस्पताल को, अस्पताल के बेड को, अस्पताल के स्विच को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसमें एलिमेंट आ जाता है। बिकॉज जब चीज़ें आपस में इंटरनेट पे कनेक्ट होती हैं, इसका मतलब होता है कोई भी मिलिशियस सेक्टर जो है वो आपकी किसी भी डिवाइस को, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें साइबर सिक्योरिटी यूजली ये है कि वो पहले हमें साइबर सिक्योरिटी को अपने इंटेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर डिजिटाइजेशन तो सर ये जो को हमें अभी करना अभी चाहिए। साइबर आपकी सिक्योरिटी, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं कि इस वक्त जो है साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल टेररिज्म कौमी सलामती का मसला बनता चला जा रहा है, तो इसको किस तरह हम हैंडल करें? हाँ, अब ये देखें, ये ना असल में चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे द पूल ऑफ एक्सपर्ट्स दे शुड कलेक्ट। बिकॉज हो ये रहा है कि अब वो जो ये इंटरनेट के ऊपर जब हम साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट की जो स्पीड है और उसकी एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और जिससे आईटी सेक्टर को, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर काफ़ी शोर भी मचा रहे हैं कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कि 4-5 लाख के करीब हैं, बहुत सारी जो फ्रीलांसर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को निकाल दिया उसमें से। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि इसको हमें सही तरीके से करना है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हर्ट अस अ लॉट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स के लेकिन हमें सर जो दुनिया में और भी ममालिक हैं, जैसे चाइना है, यूके की अभी हमें ताज़ा तरीन मिसाल मिलती है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है तो फ़ौरन उसको पकड़कर उसको सज़ा दी जाती है। तो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? जी देखिए, जो हम, जिस तरह मैंने कहा कि आपके जो भी एक एक आप, वी आर अ नेशन एंड नेशन हैज सम, लेकिन उसको हमें सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन का ये बाइस नहीं बनना चाहिए, इससे किसी को भी इनकार नहीं है। नोबडी सेज के जी आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे अगर कोई कौमी सलामती, जहाँ पे आपको एक थ्रेट मिलता है, और तो उसको आपको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। बट वी नीड टू फाइंड आउट बेटर वेज ऑफ डूइंग इट। और उसको हमें किस तरह से करें कि, क्योंकि ये अब ये बड़ा ना एक क्रिटिकल किस्म के हम जंक्चर पे हैं, जहाँ पे अगर हमने जो ग्रोथ हो रही है आईटी की, वो हमारी अगर ख़त्म होगी और वो नेगेटिव साइड पे चली गई, तो इससे क्योंकि परसेप्शन लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा हमारा ना। क्योंकि जितने आप ये जो 3.2 आपने बिलियन डॉलर की बात की, इसमें से हर बंदा इंटरनेट पे किसी ना किसी बाहर के कंप्यूटर से, क्लाउड से कनेक्ट हुआ है, वहाँ के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, और उसके क्लाइंट्स हैं, टाइमलाइंस हैं, वो डिलीवरी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होती है। और जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उस सर्विस से, उस काम करने से, और वो बड़ा विजिबिलिटी होती है तो जो सर कस्टमर होते हैं यही वो, बात है कि इस कनेक्टिविटी को कैसे दूर किया जाए? जी, इसको दूर करने का, जिस तरह मैंने कहा कि हमें अगर इसको करना था, तो हमारे जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो ये होता है कि आप सैंड बॉक्स बनाते हैं, आप उसको आइसोलेशन में पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह टेस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो कि DPI कहलाती हैं, यानी कि डी पैकेट इंस्पेक्शन आप कर रहे होते हैं, हर इंटरनेट के पैकेट को खोल के आप देख रहे होते हैं, उसकी वजह से एक डिले आना शुरू हो जाता है। फिर क्योंकि अब ये जो लोग जो है VPNs वगैरह यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, जिनको पकड़ना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, तो उसमें फिर AI मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आप सिग्नेचर्स निकाल रहे होते हैं, तो इट स्टार्ट्स गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। वन
स्टार्ट्स गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है कि आपको बाज़ औक़ात लगता है कि ये जो पैकेट है ये मैलिशियस है, तो दैट मे बी अ वैलिड पैकेट, या फिर वीपीएन्स को आपको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपको काम देता है ना, वो उसने भी अपने कनेक्शन को, अपने आईपी को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो आपको वीपीएन से ही कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब ये निकालना कि ये कौन सा वीपीएन एक वैलिड, एक वो वीपीएन है जिसके ऊपर के हमारा कोई फ्रीलांसर बैठ के काम कर रहा है, और ये कौन सा वीपीएन है जिस पे कोई मिलिशियस एक्टर काम कर रहा है, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। तो अब ये वो चैलेंज है, हमने इसको ट्रेड ऑफ को देखना है, लेकिन हमें जो इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आईटी की ग्रोथ को इम्पेंड नहीं होना चाहिए इससे। साइबर सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट, बट ये जो मसला है ये साइबर सिक्योरिटी का नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत डिफरेंट तरह की चीज होती है जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिलिशियस लोग अटैक कर रहे होते हैं। दिस इशू इज नॉट एन इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, दिस इशू इज एन इशू ऑफ पीपल एक्सेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और वो उसके ऊपर अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं, और जिसको आप कोशिश कर रहे हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन से एक्टर्स हैं जो कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, जो कि इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो एंड यूज़र है वो एंड टू एंड उसको ये इनक्रिप्ट करके, सिक्योर करके उसके कनेक्शन को देते हैं। तो उसका एक तरीका ये होता है कि अच्छा आपको ये पता नहीं लग रहा, तो इसको आप स्लो डाउन करते हैं, थ्रॉटल करते हैं उसको, आहिस्ता आहिस्ता को डिग्रेड करते जाएं सर्विसेज को, कि एक्सेस ना हो सके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। तो अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अहम है, उसके ऊपर आप जो है बेशुमार सर्विसेज हैं, जिससे आप यूट्यूब देख लें, सारी जो इस वक्त एजुकेशन है, आपकी कोर्सेरा है, बेशुमार कोर्सेज हैं वो इन्हीं जगहों पे मिल रहे हैं। तो अब ये जो इस चीज़ को अलग करना एक बहुत ना एक मुश्किल सा काम है, और एक बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर जस्ट हम यू स्टार्ट डूइंग इट एंड देन वी फाइंड आउट कि हमने उसको तो नहीं पकड़ सके, क्योंकि वो तो इतने ज़्यादा और तरीके आ जाते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट, लेकिन हमने जो वैलिड यूज़र था, जो कि पाकिस्तान के लिए पैसा कमा रहा था, उसकी एक्सेस को हमने ना कर्टेल कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान को ये जो एक इतनी हमें ग्रोथ पिछले कई सालों से नज़र आ रही है, वो जो है वो रुक गई है। वो एक बहुत बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान के लिए। तो सर कोई तो वे आउट होगा ना, कि जो अगर डिजिटल टेररिज्म पे बात कर रहे हैं या साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं, एफआईए का पहले इदारा मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ एक टर्म ही है जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो महफूज रखती है। तो सर कोई तो वे आउट होगा कि जो बंदा अगर फेक अकाउंट से फेक न्यूज़ या डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, या नफाक पैदा कर रहा है, या रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बात कर रहा है, उनको फ़ौरन ट्रेस आउट किया जाए। देखिए, एक तरीका तो ये है जो चाइना ने किया हुआ है। चाइना ने ये सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनका पूरा अल्टरनेट दिया हुआ है। यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह उनका वी चैट है। हर चीज़ के लिए उन्हें एक अल्टरनेट अपने जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो अभी भी उन्हीं सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, और उससे ये है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म है, तो गवर्नमेंट हैज़ मोर इनसाइट इनटू दोज प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, अभी पाकिस्तान के लिए अब ये है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें काम। हमारे भी अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, हमारी अपनी फेसबुक होती है, हमारा अपना व्हाट्सएप होता, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता उसको कंट्रोल करना, सारी की एडेप्शन होती लोगों में। अब हम जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। तो अब एक तो हमने कुछ बनाया नहीं, और अब दूसरा जो बना हुआ है, जो लोग जिससे यूज टू हो गए हैं, उसको हमें अब समझ नहीं आ रहा कि उसको बंद कैसे करें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उसको। एक्चुअली सर हुआ पता है क्या है कि आईटी को जो एज अ सब्जेक्ट जो है जिस बहुत लेट पढ़ाया गया है, बेसिक उसकी जो एजुकेशन है वो नहीं दी गई है, आईटी के यूजिंग को जो है वो नहीं बताया गया है, अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनी असल में ना। अगर हमारी 15-20 साल पहले जब पॉलिसी बनती, हमें पता होता कि हमने किस तरह से अपने आप को, अगर हमें, बिकॉज वी हैव ऑल दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है। असल में पहले पॉलिसी बनती है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स बनते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इवन टुडे आई डोंट सी कि कोई हमारे पास ना एक कंक्रीट किस्म की आईटी की पॉलिसी हो, पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन करने की पॉलिसी हो, और उसमें एक्शन आइटम्स हों, उसमें केपीआईज हों, उसमें हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। तो हमें अभी भी ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आईटी, हमें ये समझ लेना चाहिए, इंटरनेट की एक्सेस इज़ ऑक्सीजन फॉर सो मैनी यंगस्टर्स एंड फॉर पाकिस्तान। अब हमें इस ऑक्सीजन को बंद करना है, या हमने इसकी सप्लाई को रखना है, और एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा पॉलिसी
कि यू से ओके हमें समझ तो आ गई है, हमने कुछ करना है, तो देन नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। अगर हमने चाइना को देख लिया है तो हमें देखें कि चाइना ने क्या किया है। उन्होंने तो हर चीज का एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे दिया है, और लेकिन चाइना में भी आप जाएं, उधर भी वीपीएन के ऊपर वो बहुत सारे वीपीएन नहीं पकड़ सकते, और वहां पे लोग वीपीएन से हर चीज एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ठीक। इसके हमें इस अपनी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो हुकूमत जो $25 बिलियन का हदफ मुकर्रर करके रख रही है और उसके जो इकदामात हैं उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन देखिए उसके लिए जितना मैंने कहा $25 बिलियन का हदफ है, हमने भी कहा है कि हम आपको पूरा करके देंगे, लेकिन अगर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक मनी यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू मेक पॉलिसी की इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एंथुजियाज्म है दोनों साइडों पे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो अभी इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ है आईटी कम्युनिटी जो है। आप देखेंगे जितनी भी आईटी की लीडरशिप है वो आपको हर चैनल पे हर जगह कहती मिलेगी कि जी बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी हमें दिलो जान से अजीज़ है, लेकिन उस नेशनल सिक्योरिटी को सही तरह से उसको केटर करें। ये जो हमारा आईटी का एक इतना अच्छा एक सेक्टर चल रहा है, बच्चों के लिए यहाँ से जाना बहुत आसान है। द पर्सन हु इज़ मेकिंग मनी कैन ईजिली गो टू अदर कंट्रीज। मलेशिया बुला रहा है आपको, दुबई बुला रहा है, सऊदी अरेबिया बुला रहा है, हर मुल्क है जिन्होंने अपने इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स बनाए हुए हैं, वो कहते हैं जी आप अप्लाई करें। अभी इस वक्त भी मैं ब्रुनाई दारुसलाम में हूँ, मैं अभी रियाद में था, वो कह रहे थे 55 मुल्कों के लोगों को हमने यहाँ पे गराज नाम का एक उनका एक्सेलरेटर है, एंड वी आर जस्ट इनवाइटिंग पीपल के जी आप अप्लाई करें और यहाँ पे आएँ और अपना काम करें। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा पहले ब्रेन ड्रेन हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो और फिर इन मुल्कों में चले जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल होता जाएगा किसी भी हदफ को पूरा करना। लेकिन तो हमें इसका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए ना, कि जिस तरह पीटीआई ने अपने वक्त में दौरे इक़्तिदार में जो हमारे नौजवान जो कि हमारा एसेट्स हैं, 63% से ज़्यादा यूथ हैं यहाँ पर, उनकी किस तरह जहन साजी की, उनको किस तरह रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ लाकर खड़ा कर दिया गया है। कौम जो है इस बात को भी अब समझ रही है, और यकीनन बेहतरी के इक़दामात भी हमें नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनन डॉक्टर साहब की बात से मैं एंड करना चाहूँगी प्रोग्राम का कि आईटी सेक्टर को फ़रोग देने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए नेशनल पॉलिसी की बहुत ज़रूरी है, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी इकदाम उठाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला था सियासी अदम इस्तेहकाम का, उसको हैंडल कर लिया गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था मौशी बहरान का, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी मौशी टीम अच्छी तरह कैटर कर रही है। मुल्क की सलामती के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पर मौजूद है, पूरी आवाम सब साथ खड़े हैं, और यकीनन पाकिस्तान खुशहाल होगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने की बात।